बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चा किसका है? मैंने रिपोर्ट्स के चेहरे पर फेंकते हुए बेतासुर लहजे से पूछा था। वो जो नीम बेहोश वजूद लिए बिस्तर पर पड़ी थी, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर रोने लगी। 2 दिन पहले उसकी सेहत खराब होने पर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर आया। वहीं उसके टेस्ट हुए थे। वो रिपोर्ट देखते फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं उसके जवाब के इंतजार में था, क्योंकि मैं उसे वनी मिलाया था, मगर आज तक हाथ भी न लगाया था। फिर वो हमला कैसे हो सकती थी? मेरे चीखने पर वो होश में आई और बोली, उस रात जब आप नशे में थे तो हमारे खानदान का झगड़ा पुराना था। जमीन की एक हदबंदी पर शुरू हुआ और फिर खून तक जा पहुंचा। मेरे कजन का कत्ल हुआ और जिरगा बैठा। फैसला मेरे इख्तियार से बाहर था और खून बहा माफ करने के बदले उन्होंने एक बच्ची को वनी में मेरे निकाह में दे दिया। वो उस वक्त मुश्किल से 17 बरस की थी। मैंने उसे बीवी मानने के बजाय दुश्मन की निशानी समझा। उसका हर सांस मुझे याद दिलाता था कि ये रिश्ता मेरी मर्जी का नहीं, एक सुलह का तोहफा है। मैंने बरसों से दूर रखा, ये सोचकर कि यूं शायद मेरी आना का बोझ हल्का होगा, मगर वक्त ने मुझे उसी बोझ तले दबा दिया। मैंने रिपोर्ट्स में इसे उठाकर उसके चेहरे पर फेंकी। कागज जमीन पर बिखर गए और लम्हे भर को कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने सर्द और कड़वा लहजा अख्तियार करते हुए कहा, यह बच्चा किसका है? आवाज इतनी भारी थी कि कमरे की दीवारें भी जैसे कांपने लगी। उसकी आंखें खौफ से फैल गई, चेहरे पर बेबसी थी और होंठ कपकपा रहे थे। वो बिस्तर पर नींद बेहोश पड़ी थी, लेकिन मेरी बात ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने तुमसे पूछा है, बोलती क्यों नहीं? ये किसका बच्चा है? मैंने जोर से कहा। वो कांपती हुई रोने लगी। आंखों से बहते आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वो धीरे से बोली, आप भूल रहे हैं वो रात। उसके लफ्ज कमजोर थे, मगर खंजर की तरह मेरे कानों में उतर गए। मेरे कदम एकदम डगमगा गए। दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर जबान ने फौरन ही एक और इल्जाम उगला, बकवास बंद करो, झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तो कभी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। तुम कैसे कह सकती हो कि ये बच्चा मेरा है? उसने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। आंसुओं के बीच से उसकी आवाज सुनाई दी, आप उस रात नशे में थे, मुझे याद है, सब याद है। मेरे अंदर जैसे तूफान मच गया। झूठ, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने खुद को बेगुनाह समझते हुए उस पर तहमत चस्पा कर दी। अल्फाज मेरे होठों से निकले तो, पर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया, मगर मैंने आना के बोझ तले झूठ को ढाल बना लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू मेरी आवाज को भारी पत्थर बनाकर मुझ पर गिर रहे थे। लम्हा लम्हा मुझे लगा जैसे मेरी अपनी आवाज मुझे ही काट रही हो। कमरे की चार दीवारी मेरी चीख की गूंज से लरजने लगी। मेरा गुस्सा मेरी लाठी बन गया और वो हर बार उस पर सहती जा रही थी। मैंने रिपोर्टों को मुट्ठी में जकड़ लिया। कागज हल्के थे, मगर उनके अंदर की तहरीर मुझे काटने लगी। हर सतर मुझ पर सवाल था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं, फिर ये सब कैसे मुमकिन है? उसने नजरें झुका ली। आवाज इतनी मध्यम कि जैसे हवा में खुल रही हो। वही एक रात जब आप अपने हवास में नहीं थे। मेरा खून खौल गया। मैंने कदम आगे बढ़ाए। आंखों में गुस्सा और हैरत का तूफान था। तुम ये इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? ये सब तुम्हारा ड्रामा है, तुम्हारी चाल है। वो खामोश रही, सिर्फ आंसू बहते रहे। मैंने देखा कि उसकी कमजोरी में भी एक सच छुपा है, मगर मेरा दिल उसे कबूल करने को तैयार न था। मैंने अना की दीवार ऊंची कर ली और कहा, मैं मानने वाला नहीं। सच मेरा गुलाम है, मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। वो रोती रही। उसके आंसू मेरे शक को धो न सके। मुझे लगा जैसे वो हर खतरे के साथ सच बयान कर रही हो, मगर मैंने कानों पर जिद की रुई रख ली। मैंने एक लम्हे के लिए कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर नजर डाली, जहां कभी मैं सुकून के लम्हे गुजारा करता था। आज वो भी मुझसे मुंह मोड़ रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली। कमरे की घुटन मुझे काटने लगी। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो सर झुकाए रो रही थी, हाथ पेट पर रखे, जैसे अपनी आने वाली जिंदगी को पनाह दे रही हो। उस मंजर ने लम्हा भर के लिए मेरे कदम रोक दिए। दिल ने कहा, शायद वो सच कह रही है, लेकिन मैंने फौरन सर झटक दिया और दरवाजा जोर से खोलकर बाहर निकल आया। कमरे से बाहर आते ही मुझे लगा जैसे सवाल मेरे पीछे चल पड़ा हो। हर कदम पर वो मेरे साथ था, मेरे कान में सरगोशी करता हुआ, ये बच्चा किसका है? मैंने आसमान की तरफ देखा। आसमान बेहद खामोश था, जैसे उसे भी मेरा जवाब न मिला हो। दिल में शोर था, अंदर बाहर हर जगह शोर, मगर हकीकत एकदम चुप थी। मैंने राहदारी के आईने में खुद को देखा। वहां एक शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी थी, मगर अंदर कहीं एक शिकस्ता इंसान छुपा था। मैंने मुठियां भींच ली और खुद से कहा, नहीं, ये सब उसका खेल है, मैं बेकसूर हूं। मगर दिल के किसी कोने से एक सरगोशी उभरी, अगर वो सच कह रही हुई तो
मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन मेरे लहजे में वही कमजोरी झलकने लगी जिसे मैं छुपाना चाहता था। सीढ़ियां उतरते वक्त कदम भारी थे। नीचे हॉल में सन्नाटा फैला था, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैंने सिगरेट जला ली, मगर धुआं भी मेरा साथ न दे सका। वही सवाल मेरे साथ रहा, धुएं में लिपटा, आंखों को जलाता हुआ, अगर वो सही कह रही हुई तो। यह ख्याल बार बार मुझे झंझोड़ने लगा। मैंने सर हिलाया, दांत पीस कर कहा, नहीं, मैं कमजोर नहीं बनूंगा। लेकिन अंदर से एक बेबसी मुझे खा रही थी। मेरा गुरूर मुझे कहता रहा कि वो गलत है, वो झूठ बोल रही है, मगर दिल खामोश था। उसकी खामोशी सबसे बड़ा इल्जाम थी। रात ढलने लगी। मैं सहन में अकेला बैठा था। आसमान पर बादल थे, जैसे वो भी मेरा जवाब तलाश कर रहे हों। मैंने सोचा, अगर ये बच्चा मेरा निकल आया तो क्या मैं इस हकीकत को मान सकूंगा या हमेशा इनकार की दीवार में कैद रहूंगा। वो कमरे में अकेली थी, अपने आंसुओं और उस बोझ के साथ जिसे मैंने तस्लीम नहीं किया था। और मैं बाहर अपनी अना और अपने सवाल के साथ कैद था। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि मेरी गिरफ्त कमजोर है। मेरी दुनिया के सारे कफल हिल गए थे। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की की पर्दों से कमरे में दाखिल हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अदालत के कमरे में बैठा हूं और सबकी नजरें मुझ पर जज के तौर पर लगी हैं। मैंने खुद को फैसला सुनाने वाला जज समझा, जिसके एक लफ्ज से जिंदगियों के फैसले बदल जाएंगे। मेज पर पड़ी रिपोर्टों को मैंने तरतीब से रखा, गोया ये शहादतें हों और मैं ही वो शख्स हूं जो फैसला करेगा। मैंने उसकी तरफ देखा, वो बिस्तर पर बैठी थी, आंखें रोते रोते लाल थी और चेहरा जर्द। मैंने भारी आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रही हो। ये अल्फाज मेरे कमरे में गूंजे और वो कांप गई। उसके हाथ मजीद मजबूती से एक दूसरे में जकड़ गए। वो तड़प कर बोली, कसम है मुझे खुदा की, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने कस्में खाई, हर लफ्ज के साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैंने दीवारें खड़ी कर दी। मैंने कहा, कस्में झूठे भी खाते हैं। यह आवाज सुनते ही कमरे का दरवाजा खुला और घर वाले दौड़े आए। मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा, आंखों में हैरत और खौफ। मेरा बाप चौकी पर आकर बैठ गया। मेरी माँ ने अपनी चादर दुरुस्त करते हुए कहा, क्या हुआ है? सुबह सुबह घर को तमाशा क्यों बना रखा है? अब हर जबान तराजू बन गई थी। सबके लबों पर सवाल थे और सब अपनी अपनी राय देने लगे। मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू सच्चा है, मैं जानती हूं, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस एक जुमले ने मेरी अना को सहारा दिया। मेरी माँ ने मुझे हक पर जाना और मैंने खुद को सच्चा माना, जैसे फैसला मेरे हक में हो गया हो। मैंने अपनी आंखों में एक सख्ती पैदा कर ली ताकि कोई कमजोरी न देख सके। वो बोली, वो रात जब आप हवास में न थे, मैं तन्हा थी, आपको याद नहीं, लेकिन मुझे याद है सब कुछ। उसके ये अल्फाज मेरे आसाब पर चिंगारी की तरह गिरे। मेरा दिमाग दहकने लगा। मैंने कहा, बस एक लफ्ज और मत कहना, वरना आप। मगर वो रुकने वाली नहीं थी। वो बार बार दोहराती रही कि ये बच्चा उसी रात का नतीजा है। मैंने कुर्सी से उठकर कदम बढ़ाए और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया ताकि बात खत्म हो जाए। दरवाज़ा जोर से टकराया और घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। वो मेरे दिमाग में घुस गई थी। हर लफ्ज़ मेरे अंदर दहकता रहा। मैं सहन में आया, नलके से पानी भरा और बार बार मुंह धोता रहा, लेकिन सुकून ना आया। मैंने ड्रेसिंग रूम के आईने में खुद को देखा तो मुजरिम सा लगा। आंखों की गिर्द से आई, चेहरे पर शिकस्तगी और निगाहों में इस्तराब। मैंने खुद को पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने अना के सहारे उसे चुटलाया, नहीं, ये सब उसका ड्रामा है। वो चाहती है कि मुझे मुजरिम बनाए, मगर मैं हारने वाला नहीं, मैंने खुद से कहा। वो अंदर बैठकर रोती रही। उसके रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया। मैंने कागज़ कलम उठाकर अपनी दलीलें लिखता रहा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। सब झूठ है, सब इल्ज़ाम है। मैं गिनता रहा अपनी दलीलें और हर दलील के साथ अपनी अना को मजबूत करता रहा। कमरे की हवा बोझल हुई तो सांस मुख्तसर पड़ गई। पंखा चल रहा था मगर घुटन कम न हुई। मैंने सहन में जाकर टहलना शुरू किया। बाहर गली में दूध वाला आवाज़ें लगा रहा था। बच्चे खेल रहे थे। दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही थी और मैं अपनी दुनिया में कैद था। मैंने दिल से पूछा, अगर वो सच कह रही हो तो, अगर वाकई वो रात मेरी भूल थी तो। मगर दिल ने जवाब देने से इनकार कर दिया। दिल जैसे खामोश अदालत था जहां कोई वकील पेश नहीं हो रहा था। मैंने खुद को मुतमईन करने के लिए कहा,
ये सब धोखा है, एक जाल है। मगर मेरे अंदर से वही सवाल बार बार सर उठा रहा था। इस दौरान मेरे बाप ने मुझे आहिस्ता से आवाज दी, बेटा लोग बातें करेंगे, खानदान की इज्जत दाव पर न लगा। मैंने सर झुकाया और कहा, मैं सब संभाल लूंगा। मगर हकीकत ये थी कि मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था। दोपहर के वक्त मेरी बहन कमरे में गई तो वापस आकर बोली, भाई भाभी की तबीयत ठीक नहीं, वो बार बार बेहोश हो रही हैं। मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया कि जाकर देखूं, मगर फिर जिद ने मुझे रोक लिया। मैंने कहा, अगर वो झूठ बोल रही है तो उसे अपने ही झूठ का बोझ सहना होगा। शाम ढलने लगी। मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए दफ्तर का काम निकाला, फाइलें खोली, हिसाब किताब किया, मगर हर कागज पर वही सवाल लिखा नजर आया, ये बच्चा किसका है। कलम मेरे हाथ में था मगर मेरे अल्फाज मेरे काबू में नहीं थे। रात को जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, मैं दोबारा उसके दरवाजे के पास आया। अंदर से सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैंने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखें सूजी हुई थी। उसने मुझे देखकर कहा, कितनी बार कहूं ये बच्चा आप ही का है, आप भले माने या ना माने, हकीकत नहीं बदलती। मैंने लम्हा भर को सोचा कि अंदर जाकर बैठूं, उसके आंसू पोंछूं, मगर आना ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, यह सब ड्रामा है, हकीकत वही है जो मैं मानता हूं, और फिर वापस पलट गया। रात तवील हो गई। छत पर जाकर लेटा तो सितारे भी मुझे सवालिया निशान लगने लगे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे कानों में सिसकियों की बाज गश्त अब भी जिंदा थी और मैं दिल से जवाब मांगता रहा, मगर दिल ने एक बार फिर जवाब देने से इनकार कर दिया। सूरज की तेज रोशनी में बरामदे का साया छोटा पड़ा तो गेट की तरफ से भारी कदमों की और ऊंची आवाजों की गूंज आई। दरवाजा बंद था, मगर ससुराल वालों की आवाजें आकर हमारे सहन में बिखर गईं। तोहमतें दरवाजा तोड़े बगैर अंदर आ गईं। बड़े सालार ने चौखट के पास खड़े होकर कहा, फैसला हमने सुना है, खामोशी नहीं। वो सीधा ड्राइंग रूम में आ बैठे। चप्पलों की रगड़ और लकड़ी की कुर्सियों की चरचराहट घर भर में फैल गई, जैसे एक गैर एलानिया इजलास शुरू हो गया हो। मैंने पानी के गिलास रखवाए, कागज बनाए और दीवार की घड़ी पर नजर डाली। लम्हे भारी और बेलचक थे। उन्होंने सीधा इल्जाम रखा कि हमारी बेटी हमने वनी में दे दी, तुमने इंसाफ भी न दिया। बड़े सालार ने एक जर्द फाइल से चंद कागज निकाले, पुराने फैसले की नकल, गांव की कमेटी के दस्तखत, 2 गवाहों के नाम, और उसी के साथ बोले, ये सब कुछ तुम्हारे घर की इज्जत की शर्त पर तय हुआ था। मैंने फाइल को हाथ लगाए बगैर मेज के कोने की तरफ सरका दिया। मेरी बहन ने चाय के कप रखे, कपों की भाप में लफ्जों का दबाव उठने लगा। इस दौरान एक कम उम्र देवरानी खड़ी होकर बोली कि बहन रो रो कर नहीफ हो गई है, उसकी सेहत किसी दलील से ज्यादा अहम है। मैंने सर हिलाया, मगर मुंह से कोई यकीन दहानी न निकली। मेरे बाप ने भवें चढ़ाकर सुलह की बात की, मगर लफ्ज जख्मी थे। उन्होंने कहा, बात बैठ कर तय हो, चीखने से मामला सुलझता नहीं। फिर भी हर जुमला दरवाजे की कुंडी की तरह खटकदार था, जिसमें खराश शामिल हो। उन्होंने करीबी मस्जिद के इमाम साहब को शाम तक बुला बैठने का मशवरा दिया और कहा कि दोनों खानदानों के 2-2 अफराद बात सुने। मैंने कुर्सी सीधी की, जवाब दिया, जो तरीका मुनासिब हो वही किया जाएगा, लेकिन पहले घर के अंदर की तरतीब होगी। बाप ने हल्की सी खांसी दबाई, मुझे देखा और निगाह झुका ली, जैसे वो जानते हो कि ये रास्ता हमवार नहीं। मैंने पहली बार वनी का लफ्ज अपने खिलाफ खड़े देखा। ये लफ्ज पहले एक रस्म की तरह दूर दिखाई देता था, आज ये मेरे सामने कदादम खड़ा था। बड़े सालार ने गांव के दिन की बातें दोहराते हुए कहा, यह रिश्ता हमारे खानदानों ने खून खराबा रोकने को कबूल किया था। मैंने अंदर कहीं एक पुराना मंजर देखा, वो दोपहर, वो दस्तखत, वो खामोश हाँ, और सोचा कि ये सब मेरे हक में ढाल समझा था, अब यही तलवार क्यों बन गया है। मैंने जवाब में कागज पर सिर्फ तारीख लिखी और कलम रख दिया। वो कोने में सोफे के किनारे बैठी, सर झुकाए सब सुनती रही। मैंने नजरें चुराई। उसके सामने पानी का गिलास रखा था, हाथ उसके गिर्द यूं बंद थे जैसे कोई छोटा सा सांस संभाल रखा हो। मैं बात करते हुए एक लम्हा भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न कर सका। जब बहन ने उसके पास तकिया ठीक किया तो वो जरा सा सिमट गई। मैंने महसूस किया कि कमरे में सब बैठे हैं, मगर मैं एक अकेला शख्स हूं जो अपनी ही तरतीब लिखने में मसरूफ है। मानज़त और इंसाफ मेरे बाजू खींच रहे थे। मैंने ड्राइंग रूम से उठकर स्टोर रूम में रखा फाइल बॉक्स खोला और निकाहनामा, शनाख्ती नकूल, मेडिकल रिकॉर्ड की कॉपियां एक अलग फोल्डर में डाली। फिर मैंने एक खुला लिफाफा लिया, उस पर तहरीर की, ये कागज सिर्फ मेरी निगरानी में रहेंगे। इसके साथ मैंने एक सादा सफ़े पर लिखा कि हर कदम कानून के मुताबिक होगा। ये सुतूर मुझे अपनी तरफ खींचती रही, जबकि माँ के अल्फाज मुझे दूसरी तरफ ले जा रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा,
सच की हिफाजत कर लो तो इज्जत खुद हो जाएगी। उसकी आवाज में कोई तूफान नहीं था, बस एक सीधी लकीर थी जो फिजा में मजेदार खामोशी छोड़ गई। कमरे के सब लोग एक लम्हे को रुके। बड़े सालार ने दाढ़ी में हाथ फेरा और खामोशी से प्याला उठाया। मैंने घड़ी देखी और पल भर के लिए कलम उंगलियों से छूट गया। मैं लाजवाब हुआ, मगर खामोशी में भी जिद बाकी रही। मैंने सीधा ये कहा, आज शाम तक घर में कोई शोर नहीं होगा और फैसले के लफ्ज सिर्फ मेरी जबान से निकलेंगे। मैंने बहन को कहा कि मेहमानों के लिए खाना लग जाए, मगर गुफ्तगू महदूद रहे। बड़ी चची ने हल्की सी सरगोशी में मशवरा दिया, एक बुजुर्ग खातून बीच में बैठ जाए तो लफ्ज नर्म हो जाते हैं। मैंने इस मशवरे को नोट किया मगर परे रख दिया। हम सब एक कमरे में थे, मगर दिल सबके अलग कमरों में। एक तरफ मेरे बाप और बड़े सालार की धीमी आवाज़ों में गांव के फैसलों की तारीख चल रही थी। दूसरी तरफ माँ और चची बर्तनों की खनक में मुस्तकबिल के पर्दे सी रही थी। बहन खिड़की के पट के पास खड़ी थी, पर्दा हटाकर पड़ोस के आंगन की तरफ एक नज़र डालती और फिर बंद कर देती, जैसे खबर की हवा बंद रखना चाहती हो। मैं वस्त में रखी मेज के किनारे खड़ा था, कागजात के ऊपर हाथ टिकाए अपनी जगह और अपने बिसात की हद देख रहा था। मैंने तय किया कि यह हकीकत ढूंढूंगा, मगर अपने अंदाज से। मैंने अदील को पैगाम भेजा कि शाम को मेरे पास आना है। उस रात के बाद का पहला शख्स जिससे मैं तफसील सुनना चाहता था। मैंने मोहल्ले के कोने पर केमिकल स्टोर के मालिक को फ़ोन किया कि उसकी छत पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चाहिए। वो बोला कि सुबह की ड्राइव खाली है, मगर रात की फाइल मौजूद है। मैंने उसे यूएसबी में देने की बात कही। मैंने लॉन्ड्री वाले से दरखास्त की कि उस हफ्ते की रसीद की मुकम्मल कॉपी दे। वो बोला कि उसके पास मशीन की प्रिंट है। मैंने कहा कि वही दे दे। मैंने मोहल्ले के इमाम साहब के खादिम से रब्ता किया कि शाम की नशिस्त घर पर होगी। उसने हाँ की और वक्त लिख लिया। मैंने दफ्तर के एक वाकिफ वकील को पैगाम भेजा कि वो फ़ोन पर उमूमी कानूनी नुक्ता समझा दें। उसने कहा कि निकाह के अंदर हुकूक की फहरिस्त सामने रखी जाए तो बात सहल हो जाती है। मैंने ये सत्र कागज़ पर लिख ली। उसका आंसू मेरे जूते पर गिरा और दाग छोड़ गया। वो चाय का कप उठाने के लिए झुकी थी। पलकों से टपकता हुआ कतरा सीधा मेरे जूती के चमड़े के ऊपर ठहरा। मैंने लाशऊरी तौर पर रुमाल निकाला और दाग पहुंचा, मगर हल्का सा निशान रह गया। मैंने रुमाल तय किया और जेब में रखा। सामने मेज के कोने पर बैठे बड़े सालार ने इस हरकत को देखा, मगर कुछ न कहा। उस निशान ने मुझे लम्हा भर के लिए रोक लिया, जैसे कोई मोहर लग गई हो। मैंने सुबह के वक्त किचन के करीब रखा कचरा तन खाली करवाया। मुलाजमा थैली उठाकर ले गई तो उसके हाथ से एक बोतल का टूटा हुआ हिस्सा नीचे गिर गया। मैंने झुककर देखा तो बोतल की खाली गर्दन को कचरे में पाया। वही रंग, वही ब्रांड, और एक लम्हे को याद लौट आई। वो रात धुंधली सी लेकिन कटी फटी तस्वीरों की तरह जहन में उभरने लगी। मैंने किचन की रोशनी बंद की, कुर्सी खींचकर बैठ गया और लम्हा बलम्हा खुद को उस धुन में डूबते महसूस किया। मेरा सर भारी था। उस वक्त के मनाजिर जैसे अंदर ही बजने लगे। अल्फाज बिखरे थे और कदम लड़खड़ाते थे। मैंने देखा उस रात मेरे हाथ में भी वही बोतल थी जिसकी खाली गर्दन अब मेरे सामने पड़ी थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी, पर्दे गिरे हुए थे और मैं एक लड़खड़ाता वजूद था जो खुद को संभाल नहीं रहा था। मैंने खुद से नजरें नहीं मिलाई। शीशे के आईने पर धुंध थी। मैंने चेहरा देखने की कोशिश नहीं की। मेरे अंदर का शोर इतना तेज था कि बाहर का मंजर मध्यम लग रहे थे। मैंने खुद को एक लम्हे के लिए कोने में देखा और फिर सर झटक कर सब भुलाने की कोशिश की, लेकिन याद आया दरवाज़ा मैंने ही बंद किया था। मैंने जोरदार आवाज के साथ कुंडी लगाई थी, जैसे किसी दुश्मन को बाहर रोकना हो। वो लम्हा मेरे कानों में धमाके की तरह गूंजा। मुझे याद आया कि अंदर मौजूद चेहरा खौफ से सफ़ेद था और हाथ लरस रहे थे। याद आया वो डरी थी और मैं अंधे गुस्से में। मेरी आंखों में धुंधलापन और लहजे में शिद्दत थी। मैंने उसकी बात सुनी भी नहीं, बस कदम बढ़ाए और कमरे को कैद खाना बना दिया। मैंने अपने आप को एक ऐसे शख्स की शक्ल में देखा जिसे मैं कभी मानने को तैयार न था। मैंने मजीद याद करने से खुद को रोका। मेरी आंखों ने अंदरूनी पर्दा खींच लिया। मैंने पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी लिया ताकि वो मंजर मजीद ना लौट आए, मगर ये सब रुकने वाला नहीं था। शर्मिंदगी ने गला दबाया और मैं खामोश बैठ गया। कुर्सी पर झुककर हाथों में चेहरा छुपा लिया। सांसें तेज थी मगर आवाज ना थी। कमरे की छत घूमती दिखाई दी। मैंने फोन उठाकर
उस रात की कॉल लॉग देखी। उंगलियां थरथराती रहीं। स्क्रीन पर वक्त की कतार थी। मैंने देखा कि रात के 11 बजे मेरी आखिरी आउटगोइंग कॉल रुकी हुई थी और उसके बाद 12 बजे तक कोई इंदराज नहीं। वो खला चीख रहा था कि कुछ और हुआ था। वक्त और जगह मेरे खिलाफ गवाह बने खड़े थे। ऐप पर लोकेशन का रिकॉर्ड भी साफ दिखाई दे रहा था कि मैं घर में ही था। कोई और दलील बाकी न रही। पर निशान उसी कमरे की तरफ ले जा रहा था। मैंने मोबाइल बंद किया और मेज पर रख दिया, मगर सबूत मेरे दिमाग में रोशन रहे। मैं अब भी अना के पीछे छुपना चाहता था। मैंने सोचा कि शायद ये सब धोखा हो, शायद याद का खेल हो। मैंने खुद को बहलाने के लिए अखबार खोला, खबरें पढ़ने लगा, मगर हर खबर का मतन मुझे उसी एक सवाल पर लाकर खड़ा करता रहा। मगर अंदर की अदालत ने पहला फैसला बदल दिया था। दिल के अंदर जज की कुर्सी पर वही सवाल बैठा था और फैसला लिखने के लिए कलम उसी के हाथ में था। मैं चाहता था कि वो सत्र मेरी मर्जी के मुताबिक लिखे, मगर वो कलम मेरी हिदायत के बगैर चल रहा था। मैंने सर पर हाथ रखकर लंबी सांस ली, सोफे पर पुश टिकाई, आंखें बंद की और खुद को एक कैदी की तरह महसूस किया जिसके सामने फैसला आने वाला हो। मैंने होठों पर दबी आवाज में कहा, क्या वाकई वो सच कह रही थी? क्या ये सब मेरी अपनी भूल का नतीजा है? मुझसे बड़ा मुद्दा कभी मुझे देख नहीं रहा था। ये मसला सिर्फ मेरा और उसका नहीं था, ये आने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल भी था। मैंने तकवीम पर हाथ रखा, क्लिनिक की तारीख पर दायरा बनाया और सोचा कि वक्त को वापस मोड़ना मुमकिन नहीं। मैं डर गया कि शायद हकीकत मुझसे ज्यादा सच्ची है। ये डर मेरे जिस्म में लर्जा बनकर दौड़ गया। मैंने कंबल खींचकर कंधे पर डाला। ठंड नहीं थी, मगर दिल की गिरफ्त सख्त हो गई थी। मैंने लाइट बंद की, खिड़की से झांका और रात के आसमान को देखा। तारे खामोशी से चमक रहे थे और मुझे लगा जैसे वो सब गवाह हैं जो मेरी कहानी जानते हैं। मोहल्ले की गली में सुबह की झाड़ू के साथ सरगोशियां भी बहती आईं और मैं उन सब का मौजू बना रहा। दूध वाले की रकाबी से छन छन की आवाज निकली और उसके पीछे दो खवातीन की दबी दबी बातों ने दीवार से टकराकर सहन तक का रास्ता निकाला। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला तो गेट के उस पार खड़े अखबार वाले ने निगाह भर कर मुझे देखा और अखबार पर हाथ फेर कर आगे बढ़ गया, जैसे सुर्खी अच्छी तरह नुमायां कर रहा हो। मैंने पहली बार बाहर वालों को रोक दिया। मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप की नोटिफिकेशंस बंद की, स्टेटस हटा दिया। गली के कोने पर खड़े नान भाई से कहा कि डबल ओटी गेट पर देकर चला जाए। मैंने कुरियर वाले को कॉल की और हिदायत दी कि पार्सल मेन गेट पर छोड़ा जाए, दरवाजा अंदर तक ना खोला जाए। मैंने घंटी के साथ एक मुख्तसर पर्ची चिपकाई कि घर के अंदर खामोशी दरकार है, गैर जरूरी बातचीत मौखर है। मैंने कहा, हमारे घर के फैसले हमारे हैं। ये जुमला मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखते ही बुलंद आवाज में दोहराकर घर वालों तक पहुंचा दिया। माँ ने रसोई से झांक कर इस बात में सर हिलाया, बहन ने लाउंज की टीवी की आवाज मध्यम की और बाप ने अखबार तय करके मेज पर रखा। मैंने दरवाजे की कुंडी मजबूत की और सांसें सीधी की कि तरतीब अपनी जगह पर आकर ठहरे। उसने चौंक कर मुझे देखा, जैसे पहली बार मैं उसका साथी बना हूं। वो कमरे के दहाने पर खड़ी थी, हाथ में दवाओं की फाइल, चेहरे पर वही थकन, मगर निगाहों में एक सुई। उसने बस इतना कहा कि बाहर की आवाजें कम हो गई हैं और मैंने मुख्तसर जवाब दिया कि घर अब अपने अंदर के काम करेगा। वो पल भर को कुर्सी पर बैठी और फिर फाइल मेज पर रख दी। मैंने गपशप के दरवाजे बंद कर दिए और तहकीक का दरवाजा खोला। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग के लिए साइबर कैफे वाले को यूएसबी देने की तस्दीक की, चौकीदार के रजिस्टर की फोटो खिंचवाई और गैस लॉग में गुज़िश्ता दिनों के इंदराज सीधे किए। मैंने लॉकर से साबिक़ा रसीदें निकाली, तकवीम की तारीखों पर रंगीन निशान लगाए और एक एक फाइल में सिर्फ वो शवाहिद रखे जो वक्त के तसलसल को सीधा दिखा सके। अंदर के शक की आवाज मध्यम होने लगी। ये कमी किसी नारे से नहीं, रोजमर्रा की छोटी छोटी तरतीब से आई। मैंने फोन पुरसुकून मोड पर रखा, कमरे के दरवाजे के बाहर फोल्डिंग कुर्सी जमा दी, पानी की बोतल और टिश्यू साथ रखे और अपने लिए एक नोट बनाया कि गैर जरूरी बहस नहीं करनी। पुरानी डायरी के खाली सफ़े पर मैंने लिखा कि हर कदम दलील के साथ और हर लफ्ज कम। मैंने डॉक्टर से दोबारा बात की, तारीखें जहन में रखी। फोन पर असिस्टेंट ने टाइमलाइन पढ़ी। मैंने अपने सामने रखे कैलेंडर पर उन दिनों के गिरद दायरे बनाए। मैंने कहा, आज की रिपोर्ट घर पहुंचानी है। वो राजी हुआ
और ईमेल एड्रेस पर फाइल मौसूल होने की तस्दीक आई। मैंने प्रिंट निकाला, फोल्डर में रखा। उसके कमरे के दरवाजे पर हल्के से दस्तक के साथ इत्तला दी कि कागज आ गए हैं। सब इशारे उसी एक रात की तरफ थे। कैमरे के टाइम स्टैम्प, रजिस्टर के इंदराज, फोन की लोकेशन और डॉक्टर की कैलकुलेशन, सब एक ही नुक्ते पर मिलती लाइनें बन गई। मैंने हर सफ़े के कोने पर कोड लिखा कि बाद में तरतीब ना बिगड़े। मैंने दीवार के कैलेंडर पर उस रात के खाने में सुर्ख नुक्ता लगाया और बाकी दिनों को स्याह पेंसिल से हल्का सा निशान दिया कि नज़र एक जगह रुके। मैंने खुद को कटहरे में खड़ा किया। डायरी के ताज़ा सफ़े पर मैंने पहला फ़िक्रा लिखा कि बयान मेरा अपना और हल्फ मेरे अपने ज़मीर के नाम। मैंने अगली सतर में वाक़यात दर्ज किए। खिड़की के पट बंद होने का वक्त, दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़, रोशनी मध्यम करने की हरकत और फिर खामोशी का तवील वक्फा। मैंने उस सफ़े पर दस्तखत किए और उसे फाइल की पहली जेब में रखा। उसकी खामोशी मेरे लिए आईना बन गई। वो कमरे के अंदर बैठकर सिर्फ सांस की रफ्तार दुरुस्त कर रही थी। मैं बाहर कुर्सी पर अपनी नोटिंग सीधी कर रहा था। हम दोनों के बीच दरवाज़ा मौजूद था, मगर आईने की तरह शफाफ रुकावट जिसमें मेरा चेहरा अपनी लकीर पड़ता रहा। मैंने कलम रुका और देर तक उस रुकावट में अपनी वजह देखी। मैंने उसके लिए फल रखे और हल्का सा मुस्कुराया। प्लेट में अनार के दाने, सेब के कतले और चंद बादाम, सब कुछ कमरे की छोटी मेज पर खामोशी से रखा। मैंने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट पर वही दर्ज है जिसका अंदेशा था। अब एहतियात बढ़ानी होगी। और मैंने आधी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया कि बात कम भी रहे और वाजे भी। वो बीमार पड़ी तो मैं रात भर जागता रहा। घर के कमरे मध्यम रोशनी में डूबे हुए थे और सहन में लटकता बल्ब मक्खियों के हुजूम को अपनी तरफ खींच रहा था। मैं कमरे के कोने में रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर उसके बिस्तर की तरफ निगाह जमाए रखी। उसके सांसों का उतार चढ़ाव मुझे वक्त की पेंडुलम की तरह सुनाई दे रहा था। बाहर गली में आवारा कुत्ते भौंकते रहे, लेकिन मेरा ध्यान अंदर की खामोशी पर रहा। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और अपने अंदर का दर्जा हरारत नापा। उसका जिस्म गर्म था, मगर मेरे अंदर सर्दी फैल रही थी। मेरे हाथ की हथेली ने मुझे एहसास दिलाया कि बीमारी का वजन सिर्फ उस पर नहीं, मुझ पर भी है। मैंने फौरन फ्रिज से थर्मामीटर निकाला, दर्जा हरारत नोट किया, पानी की बोतल पास रखी और तकिया दुरुस्त किया। मैं डॉक्टर के अल्फाज याद करता, एहतियातें लिखता, दुआएं पढ़ता। कल की मुलाकात में डॉक्टर ने बताया था कि ज़्यादा टेंशन नुकसानदेह हो सकती है। मैंने नोटबुक में एहतियातों की फहरिस्त लिखी, ज़्यादा आराम, वक्त पर दवाएं और बाकायदा खुराक। साथ ही मैंने कुरान के चंद छोटे हिस्से खोलकर पढ़ने शुरू किए ताकि कमरे में दुआ की हवा बन जाए। अल्ट्रासाउंड की धड़कन ने मेरे कानों में घर बनाया। वो कागज़ मेरे सामने रखा था। उसकी लाइनों में वो आवाज़ दर्ज थी जो पहली बार सुनने पर मुझे लर्जा गई थी। मैंने कान बंद करके उस लम्हे को दोबारा याद किया जब डॉक्टर ने स्क्रीन पर धड़कन दिखाई थी। एक नया वजूद, एक नया सबूत जो मेरी सोच के तमाम जाविये बदल रहा था। मैंने आंखें बंद करके उसे संभाला जैसे ही मेरा भी हिस्सा हो। मैंने तस्वुर में हाथ बढ़ाया और वो धड़कन थाम दी। मैंने पहली बार अपने अंदर नर्म रोशनी महसूस की, जैसे अंधेरा पीछे हट रहा हो। मैंने सोचा कि चाहे हकीकत कुछ भी हो, ये वजूद मेरा है और मैं इससे अलग नहीं हो सकता। वो मुझे देखकर नर्म हुई, मगर फासले बाकी थे। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आप थक गए होंगे। मैंने सिर्फ सर हिलाया, बात बढ़ाई नहीं। उसके लहजे में पहली बार सख्ती नहीं थी, मगर उसके और मेरे दरमियान अब भी एक लकीर खींची थी। हम दोनों उस लकीर को देख रहे थे, मगर कोई उसे मिटाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो अगर कसूर मेरा निकला। ये अल्फाज मेरे लबों से निकले तो मुझे लगा कि ज़बान पर बोझ हल्का हुआ है। मैंने उसके हाथ को छूने की कोशिश नहीं की, सिर्फ लफ्ज़ों को भेजा। मैंने उसे पहली बार इख्तियार दिया कि फैसला उसका हो, जवाब उसका हो। उसने कहा, माफ़ी सच के बाद आती है, पहले सच। उसका लहजा कमज़ोर मगर साफ था। मैंने महसूस किया कि वो अब भी अपने अंदर एक अदालत लिए बैठी है। उसके लिए मोहब्बत या नरमी से ज़्यादा अहम सच था, और वो सच के बगैर कोई माफ़ी कबूल करने पर तैयार नहीं थी। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ। पहली बार दिल ने भी कहा। यह हाँ सिर्फ ज़बान की नहीं थी, दिल की भी थी। मैंने खुद को कायल किया कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। हकीकत को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। मैंने उसके लिए दलिया बनाया और जलने दिया। किचन में जाकर मैंने हल्की आंच पर बर्तन रखा, दूध और दलिया डाल दिया, मगर मेरा ध्यान बार बार कमरे की तरफ भागता रहा और नतीजा ये हुआ कि दलिया नीचे से जल गया। जब मैंने प्लेट में निकाला तो हल्की सी भाप के साथ जली हुई खुशबू भी फैल गई। उसने हंसी छुपा ली। मैंने भाप में शर्मिंदगी छुपा दी। उसने प्लेट में से एक चम्मच लिया और कुछ कहे बगैर खा लिया।
मगर उसकी आंखों के किनारों में छुपी मुस्कुराहट मुझे साफ दिखाई दी। मैंने अपनी नजरें झुका ली और बर्तन धोने के बहाने किचन में चला गया। हम एक ही कमरे में दो अलग सच्चाइयां रखे हुए थे। वो अपनी सच्चाई के साथ बैठी थी कि ये बच्चा मेरा है, और मैं अपनी तलाश में कि ये फैसला कागजों और तारीखों से साबित हो। एक ही छत के नीचे दो रास्ते जो कभी जुड़ने को तैयार ना हुए थे। मैंने उसके कदमों के करीब बैठकर खामोश शुक्र अदा किया। मैंने सोचा कि वो जिंदा है, बच्चा जिंदा है, और ये सब कुछ मेरे सामने है। ये लम्हा ही काफी है। मैंने अपनी दुआ को लफ्जों में नहीं ढाला, बस दिल में खामोशी से शुक्र अदा किया। वो सो गई तो मुझे अपने अंदर शोर कम लगा। उसकी सांस की मध्यम रफ्तार ने कमरे को सुकून दिया। मैंने रोशनी धीमी की, खिड़की बंद की और खुद को भी कुर्सी पर टिकाया। मेरे अंदर जो चीख कई दिनों से चल रही थी वो पहली बार मध्यम हुई। मैंने तय किया कि अब भागना नहीं है। मैंने अपनी डायरी निकाली, एक सफ़ा खोला और लिखा, कल से सच का सामना, अब कोई बहाना नहीं। मैंने कलम बंद किया, डायरी रख दी और आंखें बंद करके अपने फैसले को दिल में बिठा लिया। एक रकीब ने अफवाह उड़ाई कि बच्चा उसका है। यह खबर मोहल्ले की दीवारों से टकराकर बाजार तक पहुंची। दुकानों के सामने बेंच पर बैठे लोग इसी बात को दोहराते रहे। चौकीदार ने शाम को मुझे बताया कि 2 गली परे चाय वाले ढाबे पर भी यही किस्सा चल रहा है। मैंने अपने कानों से सुना जब एक सब्जी वाले ने दूसरे को कहा, अब राज खुल गया, बच्चा उसका है। ये जुमला मेरे कदमों के नीचे से जमीन खींचने लगा। मेरे अंदर का पछतावा गुस्से में बदलने लगा। वो पछतावा जो कई दिनों से मेरे दिल में छुपा बैठा था, अचानक अंगारा बनकर मेरे सीने में भड़कने लगा। मैंने सोचा कि यह अफवाह फैलाने वाला कौन है और उसे कहां जाकर रोकना है। मैं सीधा उसकी दुकान की तरफ गया जहां अक्सर बैठक जमती थी। वहां वही रकीब बैठा था जिसे मैं बचपन से जानता था, मगर आज उसके अल्फाज मेरे दिल पर जहर बन गए थे। मैंने उसे रोका मगर हाथ नहीं उठाया। मेरे करीब आते ही वो हंसने लगा, जैसे उसे अंदाजा हो कि मैं किस लिए आया हूं। मैंने सख्त लहजे में कहा, यह झूठ खत्म करो वरना अंजाम बुरा होगा। उसके इर्द गिर्द बैठे लोग खामोश हो गए। लम्हे भर को ढाबे की चाय की खुशबू भी रुकती हुई महसूस हुई, मगर मेरे हाथ काबू में रहे, क्योंकि अब मैं जानता था कि गुस्सा मजीद नुकसान दिला सकता है। मैंने कहा, झूठ की लकीर लंबी नहीं होती। यह जुमला मैंने इतनी मजबूती से कहा कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद सब लोग सुन सके। मैंने उसकी आंखों में देखकर मजीद कहा, आज तुमने लफ्जों से वार किया है, कल मैं सबूत से जवाब दूंगा। यह ऐलान करते वक्त मेरे अंदर का शोर बाहर निकला और महफिल पर बोझ की तरह गिर गया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें भी शक था, हमने बस आवाज दी। यह जुमला मेरे कानों में जलती लकड़ी की तरह उतरा। उसने अपनी कहकहेदार मुस्कुराहट के साथ बाकी लोगों की तरफ देखा, जैसे अपनी जीत पर खुश हो, मगर मेरे अंदर एक लम्हे में तूफान लौट गया। मैं जान गया कि यह जहर मेरे ही कमजोर लम्हों से फैला है। मैं अंदर टूटा मगर बाहर सीधा खड़ा रहा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस कुर्सी को एक तरफ धकेल कर वहां से निकल आया। गली की मिट्टी मेरे जूतों से लिपटती रही और मैं सीधा अपने घर की तरफ बढ़ता गया। हर कदम भारी था मगर चेहरे पर सख्ती बरकरार रही। मैं घर लौटा तो उसकी आंखों में खौफ था। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे खबर उस तक पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने एक पल के लिए कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज न निकले। मैंने उसके कांपते हाथ देखे तो अंदर की सख्ती पिघल गई। मैंने नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जुमला मेरे मुंह से पहली बार इतने यकीन के साथ निकला। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और आंखों में आंखें डालकर कहा, चाहे लोग कुछ भी बोलें, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने पहली बार मेरे लफ्जों पर यकीन किया। उसके होंठ हिले मगर वो कुछ ना बोल सकी। बस एक हल्की सी रोशनी उसकी आंखों में उतर आई। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और कमरे के अंदर चली गई, मगर उसके कदमों की रफ्तार में सुकून था। मैंने सबूत जमा किए, झूठ का जाल दिखा दिया। अगले दिन मैंने यूएसबी से वीडियो फुटेज निकाली जिसमें वो रात मेरी गाड़ी के गेट से अंदर दाखिल होने का वक्त दर्ज था। मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट दोबारा देखी और उसमें दी गई तारीखों को मोहल्ले के मातबर लोगों के सामने रखा। मैंने अदील को भी बुलाया, जिसने खड़े होकर कहा कि उस रात वो मेरे साथ चंद घंटे था और फिर मुझे खुद घर पहुंचाया था। ये सब कुछ मिलकर एक मजबूत जाल बन गया जो झूठ को काट गया। रकीब की बातें मोहल्ले में दम तोड़ गईं। जिस ढाबे पर अफवाह शुरू हुई थी वहां अगले दिन चाय के कप तो थे, मगर इस मौजू पर एक लफ्ज न बोला गया।
सब्जी वाले ने जब मुझे देखा तो नजरें झुका ली। नान भाई ने रोटी देते वक्त सिर्फ इतना कहा, माफ कीजिएगा, हमसे गलती हुई। नान भाई ने रोटी देते वक्त सिर्फ इतना कहा, माफ कीजिएगा, हमसे गलती हुई। मोहल्ले की दीवारों से भी वही सरगोशियां गायब हो गईं जो कल तक मेरा पीछा कर रही थी। मुझे एहसास हुआ, देर से ही सही, मगर मेरा कदम सही पड़ा। अगर मैं गुस्से में हाथ उठाता या शोर मचाता तो बात और बढ़ती, मगर सबूत ने वो काम किया जो शोर नहीं कर सकता था। मैंने घर के अंदर वापस जाकर डायरी में लिखा, आज सच्चाई ने एक और झूठ को दफन कर दिया। मैंने उससे कहा, अब सिर्फ सच रह गया है। ये कहते वक्त मेरा दिल बोझ से खाली लग रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब हमें कोई झूठ अलग नहीं कर सकता, बस एक सच बाकी है जो हमें फैसला देगा। उसने कहा, तो फिर चलो वही करते हैं। उसके लहजे में थकन कम और अज़म ज़्यादा था। उसने अपनी फाइल उठाई, रिपोर्ट समेटी और कहा कि कल सुबह हम वही कदम उठाएंगे जिससे सब कुछ साफ हो जाए। हमने अगली सुबह का रुख आजमाइश की सिमत मोड़ दिया। मैंने डॉक्टर के क्लिनिक का वक्त बुक करवाया, वकील को इत्तला दी और इमाम साहब को बुलाने की तैयारी भी की। घर के सहन में पहली बार एक सीधी लकीर दिखाई दी जिस पर हम दोनों कदम बढ़ा रहे थे। अगली सुबह हमारे लिए फैसला नहीं, इम्तहान लेकर आने वाली थी। लैब के कमरे में ठंडक जरूरत से ज्यादा थी। रिसेप्शनिस्ट ने मेरा शनाख्ती कार्ड स्कैन किया, रसीद पर दस्तखत करवाए और एक सफेद लिफाफा थमाते हुए कहा, विटनेस सेक्शन में तस्दीकी स्टैंप भी लग जाएगी। मैंने लिफाफा हाथ में लिया तो यूं लगा जैसे डीएनए रिपोर्ट मेरे हाथ में थी और मेरा माजी मेरे सामने कतार बांधे खड़ा हो। मैंने कोने की मेज पर बैठकर लिफाफे की मोहर के नंबर को रसीद से मिलाया, फिर गवाह के खाने में अपने दस्तखत के बराबर इमाम साहब के भी लगवाए कि कल कोई हुर्फ उलझे नहीं। घर पहुंचा तो लाउंज में सब खामोश थे। मैंने मोहर तोड़ी, कागज खोला और पहली सतर ने मुझे वहीं रोक दिया। रूफ ने फैसला सुनाया कि बच्चा मेरा है। डॉक्टर की मोहर के नीचे टेस्ट आईडी, सैंपल की जंजीर, निगहदाश्त सब एक दूसरे से बंधे हुए और हर बंधन एक ही सिमत इशारा करता हुआ। कागज हल्का था मगर मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसे मेज पर फैला दिया कि उंगली की लर्जिश मतन पर साया न डाले। मैंने नजरें उठाई तो वो दरवाजे के करीब खड़ी थी, दुपट्टा शानों पर ढीला, आंखों में नमी, वो खामोशी से आंसू पोंछ रही थी जैसे लफ्जों की जरूरत खत्म हो गई हो। माँ ने कुर्सी पीछे खिसकाई, बाप ने गला खनकार कर अखबार तय कर दिया और ससुराल के बड़े सालार की उंगली तस्बीह के दानों पर ठहर गई। मैं आगे बढ़ा, रिपोर्ट की एक कॉपी उसके बेड साइड पर रखी और खुद टूट कर उसके कदमों में बैठ गया। मैं गलत था, मैं अंधा था, मुझे माफ कर दो। मेरे अल्फाज सीधा फर्श पर गिरकर उसके पैर छूने लगे। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर नजरें उठाकर आहिस्ता से बोली, जख्म का फैसला जख्म ही करेगा। उसके एक जुमले ने मुझे अंदर तक साकत कर दिया। मैंने सर झुकाकर अपनी शिकस्त कबूल की और हाथ पीछे खींच लिए। मैंने धड़कन के साथ कदम मिलाए। डॉक्टर ने जो घर वाला डोपलर दिया था उसकी बैटरी बदली, आला आहिस्ता से उसके पेट पर रखा और जब वो नरम सी आवाज कमरे में भरी तो मैंने आले की स्क्रीन पर चलती लकीर के साथ अपनी सांसों की रफ्तार बराबर की। बाहर से अजान असर की आवाज आई। मैंने मोबाइल साइड पर रखा, तस्बीह के 10 दाने गिने और उस लम्हे को महफूज कर लिया कि आइंदा किसी शक के लम्हे में यही आवाज मुझे वापस लाए। रिपोर्ट मेज पर रखी थी और मैं उसके करीब। मैंने फोल्डर बंद नहीं किया, उसे खुला रहने दिया कि सच की हवा आ जा सके। ससुराल के बड़े सालार ने कागज देखा, अपनी ऐनक उतार कर रुमाल से साफ की और बस इतना कहा, ठीक है, अब बातें बाहर नहीं जाएंगी। मेरे बाप ने उनके साथ दरवाजे तक चलकर यूएसबी वापस की जो मैंने सबूतों के लिए पहले बनवाई थी और दोनों ने हाथ मिलाते वक्त लफ्ज कम रखे। रात होने से पहले मैंने इमाम साहब को एक पैगाम भेजा कि कल शाम घर में मुख्तसर दुआ हो। उन्होंने जवाब दिया कि दिल नरम रखें, जबान सादा और अमल सीधा। मैंने रकीब की दुकान के सामने से गुजरते हुए कुछ न कहा, बस गाड़ी की रफ्तार कम किए बगैर आगे बढ़ गया। वापस आया तो घर के अंदर सहन में बहन बच्चे का झूला साफ कर रही थी जिसे उसने कहीं से उधार मंगवाया था। मैंने उसे स्टोर में रखवा दिया कि जल्दी नहीं। मैंने कागज की पुश्त पर अपने हाथ से माफीनामा लिखा, मैं फलां अपने कौल व फेल की जिम्मेदारी लेता हूँ। दस्तखत किए, तारीख डाली और उसे अपने लॉकर के ऊपरी खाने में रखा कि जब जख्म फैसला दे मैं खाली हाथ ना हूं। उसने कमरे के आईने पर लटका हुआ कंघा सीधा किया
और बिस्तर पर नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। मैंने उसके लिए नीम गर्म दूध तैयार किया, छोटी ट्रे में बिस्किट रखे और खामोशी से सिरहाने की तरफ बढ़ा। उसने ट्रे ले ली, शायद पहली बार, बगैर हिचकिचाहट के। कुछ लम्हे के बाद वो बोली, कल डॉक्टर के पास चलना है। मैंने मुख्तसर कहा, चलेंगे। माँ ने कमरे के बाहर जायनमाज बिछा दी। मैंने बाजमात 2 रकात शुक्र अदा की, जिसमें जबान नहीं सिर्फ सांस शरीक हुआ। पंखे की रफ्तार कम की, खिड़की के पट अंदर की तरफ किए और नाइट लैम्प की डिम डायल 10 से 7 पर लाई कि रोशनी नरम रहे। सुबह मैंने जूते किनारे सरकाए और लाउंज में आकर उसके सामने रुका। मेरा पहला जुमला बगैर रुकावट के निकला, मैं हर शर्त मानूंगा, बस एक मौका दे दो। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ नोट बेड की मेज पर रखा, जिस पर खाली खाने बने थे, और कलम उसे दिया कि वो लिखे, मैं सुनूं। उसने नोटपैड उठाया, तवील सांस ली और कहा, शर्तें नहीं, हुदूद होंगी। उसने सरवर्क पर बड़ा सा लफ्ज लिखा, हुदूद। फिर नीचे 3 लाइनें खींची। मैंने पूछा, हम कहाँ से शुरू करें? वो बिला झिझक बोली, एहतराम से, सच से, एहतियात से। उसने पहली लाइन के सामने लिखा, आवाज कम, हाथ कभी नहीं। दूसरे के सामने, हर रिपोर्ट मुश्तरक। तीसरे के सामने, डॉक्टर की हिदायत हुर्फ आखिर। मैं उसी वक्त बाहर आया। कार पार्क में खड़ा लॉकस्मिथ फोन पर मिलाया और कह दिया कि मेन गेट, बेडरूम और स्टोर रूम के ताले बदलने हैं, रसीद मेरे नाम पर काटना। दोपहर तक कारीगर आ गया। मैंने घर के ताले बदले, मगर दिल के नहीं। हर नया लॉक लगते वक्त मैं वो चाबी घुमाता और नंबर नोट करता। पुराने ताले मैंने एक स्याह लिफाफे में सील करके स्टोर के ऊपर वाले रैक पर रख दिए कि माजी महफूज रहे, मगर दरवाजे नए हों। हमने एक मुआलिज से वक्त लिया कि जख्मों का नक्शा समझे। क्लिनिक के इस्तकबालिया पर फॉर्म भरा। सवालनामे में सेफ वर्ड का खाना आया तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसने लिखा, बस। मुआलिज ने कमरा बंद करके हम दोनों से अलग अलग सुना। फिर मुश्तरका नशिस्त में 3 मशकें दी, सांस का ताल, दिन की डायरी और गुस्से के लम्हे का टाइम आउट। बाहर आकर मैंने शेड्यूल दीवार पर चश्मा कर दिया और मोबाइल में रिमाइंडर लगा दिया कि ये हमसे रहना चाहे। मैंने उसके हर कदम के पीछे अपनी खामोशी की मौजूदगी रखी। वो बालकनी में गमलों को पानी देती तो मैं पाइप की वॉल दुरुस्त कर देता। किचन में वो स्टोव ऑन करती तो मैं इग्निशन के सामने माचिस नहीं रखता। सीलन ड्रिप करती तो मैं टिश्यू रख देता। ये कोई बड़े काम ना थे, मगर मौजूदगी का वजन रखते थे। शाम को मैंने बिस्किट और दूध के साथ दवाओं की छोटी डब्बी ट्रे में रखी। उसने ट्रे ली और सर झुकाए अंदर आ गई। उसने बच्चे के कपड़े तय किए और मेरी तरफ देखा। छोटे रुमे पर टोपी, दस्ताने, वो हर कपड़े की कोने को बराबर करती, फिर नरम हाथ से ढेर की चोटियां सीधी करती। मैंने आकर कहा, यह मेरा भी फर्ज है। उसने एक लम्हा मुझे देखा, कपड़ा मेरे हाथ में दिया और पहली बार हल्की सी हाँ की। मैंने मेज के किनारे पर बैठकर तय करने का उसका तरीका सीखा। कोना अंदर, आस्तीने सलीके से, फिर आधा मोड़। मैं जानता था माफी एक दिन में नहीं आती। मैंने डायरी के पहले सफ़े पर 40 दिन लिखा। हर दिन के सामने 3 खाने, एक एहतराम, एक सच, एक एहतियात। मैंने अहद किया कि मैं रोज अपने अंदर के मुजरिम को हराऊंगा। सुबह की नमाज के बाद 10 मिनट सांस की मश्क, दोपहर को खामोशी का वक्फा, शाम को मुआलिज की हिदायत के मुताबिक गुफ्तगू की हदें। अगर मैं फिसलूं तो उसी वक्त बस कहकर रुक जाना। हमने घरेलू निज़ाम भी नए सिरे से लिखा। मालियात की एक मुश्तरका शीट, पासवर्ड सेफ में 2 अलग पास, इंतखाबात के साथ। आखिरी टिक लगाया, नाइट लैंप मध्यम किया, दरवाज़ा आधा खुला छोड़ा, इतना कि हवा आ सके और इतना कि हमारे दरमियान हदें भी नजर आए। अगले दिन का शेड्यूल पहले से चश्मा था। मुआलिज, मार्केट से बच्चों के तकिया कवर और घर के सहन में 2 नए पौधे। हमने उठकर कागज संभाला, दरवाजे की कुंडी हल्की सी चेक की और वो कदम बढ़ाए जो किसी शोर के नहीं, किसी फैसले के होते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।